गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। ऑल राइट सर। तो पिछले क्लासेस में आपने देखा हम लोग पॉलिटी करके आए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर अदर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स कह रहे थे सर हिस्ट्री जोग्राफी, तो मैंने सोचा दोनों को मिक्स कर देते हैं ना। तो आज जो क्वेश्चंस रहेंगे मिक्स रहेंगे, कुछ ज्योग्राफी के भी रहेंगे, कुछ आपका हिस्ट्री के भी रहेंगे। दोनों साइड ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, है ना। हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो जितना पॉसिबल होगा क्वेश्चंस कराने का उतना हम करा देंगे, ठीक है। कई एनरोल्ड स्टूडेंट से वो कह रहे हैं सर इसका भी क्वेश्चन दीजिए, इसका भी क्वेश्चन दीजिए। तो और वो अभी तक उन्होंने जो उनको ऑलरेडी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं वो उन्होंने नहीं करे हैं। देखिए सारे सब्जेक्ट के ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चंस दिए नहीं गए हैं। सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ऑलरेडी ऐप में उनकी प्रैक्टिस क्विज़ेस अपलोडेड है, जितने भी क्वेश्चंस आप सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हर एक क्या कहते हैं जो भी कंप्लीट एनरोल्ड स्टूडेंट है उनको तो टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल रही है। कई अदर स्टूडेंट टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज में भी वो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये उनके अलावा एड ऑन कंटेंट है ना। तो इसको ऐसा मत मानिए कि ये नहीं मिलेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ऑलरेडी कंटेंट काफ़ी डिलीवर हो चुका है, उसके अलावा ये एडिशनल कंटेंट है, ठीक है। इसमें हमारा ये रहेगा जितने क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे उतना हम करेंगे। डेली 25 क्वेश्चंस का टारगेट ले रहे हैं। संडे को बस ऑफ रहेगा, बाकी डेली 25 क्वेश्चंस का टारगेट है। डेली उतने क्वेश्चंस हमें करने ही करने हैं, ठीक है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं सर आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आज का ज्योग्राफी का ये। Which of the following geographical term related with a piece of subcontinental land that is surrounded by water? ठीक है। इनमें से एक टर्म है जो रिलेटेड है एक लैंड के टुकड़े से जो चारों तरफ से पानी से कवर है। तो एक ऐसा लैंड पोर्शन जो चारों तरफ से पानी से कवर है उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला, गल्फ, स्ट्रेट या आइलैंड? आसान सवाल है सर, उम्मीद है आप लोग जवाब दे देंगे। बहुत ही आसान सवाल है, बताइए। एक ऐसा लैंड का पोर्शन जो चारों तरफ से पानी से कवर है उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल, उसको अपन क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं, ठीक है। चारों तरफ से पानी से अगर कोई वाटर पोर्शन कवर है उसे अपन क्या कहते हैं? आइलैंड। आसान था। क्वेश्चन नंबर टू। विच ऑफ द फॉलोइंग geographical term related with a body of land surrounded by water on three sides? ऐसा लैंड पोर्शन जो तीन साइड से पानी से कवर हो। चारों तरफ से पानी से कवर हो तो हमने देख लिया, उसे हम क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं, ठीक है। चारों तरफ से पानी से कवर हो उसे आइलैंड कहते हैं। ओशियन में ऐसी कोई बॉडी होती है उसे आइलैंड कहते हैं, और रिवर में इस तरह से कोई लैंड पोर्शन होता है जो चारों तरफ से पानी से कवर हो तो उसे रिवराइन आइलैंड कहते हैं। यहाँ पे ऐसे लैंड पोर्शन की बात हो रही है जो तीन साइड से पानी से कवर हो। जैसे अपना इंडिया वाला पोर्शन है, अगर आप देखो इधर क्या है सर? बे ऑफ बंगाल। इधर क्या है? अरेबियन सी। नीचे है इंडियन ओशन, ठीक है। तो ऐसा लैंड पोर्शन जो तीन साइड से पानी से कवर होता है, तो अगर नहीं भी पता है तो लिख लो, करेक्ट आंसर इज पेनिनसुला, ठीक है। तो ऐसे लैंड पोर्शन को हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला। तो ये क्या कहलाता है? इंडियन पेनिनसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग geographical term related with a naturally formed, narrow, typically navigable waterway that connects two large water bodies. That connects two large water bodies. होता क्या है, जैसे एक लैंड पोर्शन ये है और एक लैंड पोर्शन ये है। दो बड़े लैंड पोर्शन के बीच में एक छोटा नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है। मतलब नैरो मतलब एक बहुत संकरा, बहुत पतला नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है, ठीक है, दो बड़े लैंड पोर्शंस के बीच में। अब ये जो नैरो पैसेज वाटर है ये दो लैंड पोर्शंस को डिवाइड भी करता है, और साथ ही साथ इधर साइड एक बड़ी वाटर बॉडी और एक दूसरी साइड बड़ी वाटर बॉडी।
इन दोनों को ये कनेक्ट भी करता है। तो ऐसा नैरो वाटर पैसेज जो दो बड़े लैंडमास को डिवाइड भी करे, दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट भी करे। जैसे यहाँ पर पूछ लिया कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज, हो सकता है कि किसी दिन क्वेश्चन में बोल दे डिवाइड्स टू लार्ज लैंड मासेस, तो इन दोनों का आंसर क्या होगा? स्ट्रेट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रेट का मैं एग्जाम्पल लूँ तो जैसे आपने देखा होगा इंडिया और श्रीलंका, ठीक है, ये दो लैंड मासेस हैं। इनके बीच में आपको मिलेगा एक पाल्क स्ट्रेट। यहाँ पे जो नैरो पैसेज ऑफ वाटर है वो क्या है? आपका पाल्क स्ट्रेट। इधर साइड आप देखोगे एक वाटर बॉडी है गल्फ ऑफ मन्नार, और इधर साइड आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, और दो बड़े लैंड मासेस इंडिया और श्रीलंका इनको सेपरेट कर रहा है पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, तो पाल्क स्ट्रेट इज एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल डेफिनेशन ऑफ आर्कीपेलागो? इनमें से चार ऑप्शन दिए, इनमें से आर्कीपेलागो की सुइटेबल डेफिनेशन पूछ रहा है। आर्कीपेलागो हम किसे कहते हैं? एक कोरल रीफ सर्कुलर होती है उसको कहते हैं, या चेन ऑफ सेट ऑफ आइलैंड्स ग्रुप टुगेदर, या प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑन द अर्थ, या नन ऑफ द अबव। आर्कीपेलागो किसे कहते हैं? देखो कई बार आपने देखे होगी, देखो आइलैंड्स जो होते हैं कभी ऐसा नहीं होता कि एक बड़ा सा टुकड़ा है और बस खत्म। कई बार आपने देखा होगा कि एक छोटे छोटे चेन ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, कई बार बहुत छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं। उनको अगर आप क्लब कर दो तो वो क्या कहलाता है? एक आर्कीपेलागो। जैसे मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? आर्कीपेलागो। छोटे छोटे आइलैंड्स है ये। जैसे जापान हो गया, जापान में होकाइडू, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है, इसी तरह से इंडोनेशिया में भी है ना, एक आपका सुमात्रा है, एक जावा है ना, एक सुलावेसी है। तो इस तरह से आपका जब चेन ऑफ आइलैंड्स मिलके कोई कंट्री बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो समझ लेना, एक सेट ऑफ आइलैंड्स ग्रुप टुगेदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो ये हो गया। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड? एरिया वाइज अगर आप कंपेयर करो तो जितने भी दुनिया भर में आर्कीपेलागो है, जैसे माल्दीव है, इंडोनेशिया है, अंडमान निकोबार है, मलेशिया है, लक्षद्वीप है, इन सब की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट आर्कीपेलागो कौन सा है दुनिया में? हाँ जी सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड? बताइए जरा। बिल्कुल सही बात, करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो पांच क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये कमेंट में थम्स अप दे दीजिए। बाकी कोई डाउट है तो बताइए। अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो ज्योग्राफिकल टर्म्स जो यूज होते हैं है ना, उनसे ही रिलेटेड रहे, है ना, ये पांच क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग अंगू जी। ठीक है, ठीक है सर, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला? इंडिया, साउथ अफ्रीका, अरेबिया, या दोनों? साउथ अफ्रीका, अरेबिया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला। पेनिनसुला अभी हमने देखा, ऐसी वाटर बॉडी, सॉरी ऐसा लैंडमार्क जो तीन साइड से पानी से कवर हो, उसे हम पेनिनसुला कह रहे हैं। आर्कीपेलागो देखा, लार्जेस्ट आर्कीपेलागो हमने इंडोनेशिया पढ़ा। अब अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला? बताइए सर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है?
ये क्लास देखिए 8:30 तक मोस्ट प्रोबेबली होगा। 25 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं कुल मिला के, है ना। हाँ जी सर। तो इसमें अब आंसर डगमगाने लगे, डी बी सी आंसर आ रहे हैं। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला की अगर हम बात करें तो इट इज अरेबिया। ठीक है। अरेबियन पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्यों है सर? एक साइड इधर देखो, पर्शियन गल्फ है। इधर साइड देखो, रेड सी है। इधर साइड देखो, ठीक है, सॉरी, इधर साइड अरेबियन सी है। ठीक है, तो तीनों साइड ये पानी से कवर है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, पेनिनसुला। तो इसमें आपके अरब कंट्रीज आते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, इधर यूएई हो गया, है ना, इधर आपका ये कतर हो गया, इधर आपका ये कुवैत हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, अरेबियन पेनिनसुला। तो दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है, अरेबियन पेनिनसुला, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following passes cuts through the Pir Panjal range and links Manali and Leh by road? ये माउंटेन पास का क्वेश्चन है सर। Which of the following passes cuts through the Pir Panjal range and links Manali and Leh by road? रोहतांग पास, माना पास, नीति पास या फिर नाथुला पास? Which of the following passes cuts through the Pir Panjal range, links Manali and Leh? Leh is in Ladakh, Manali is in हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो मनाली, कुल्लू मनाली वाला एरिया आ गया। ठीक है, इतना अगर आपको पासेस का आइडिया है तो मा तो आपको पता होगा, माना, नीति और लिपुलेख, ये पासेस उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, माना, नीति, लिपुलेख। ठीक है। नाथुला, नाकुला, ये पास आपको सिक्किम में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये बात हो रही है किसकी, मनाली और लेह। मनाली इज इन हिमाचल प्रदेश, लेह इज इन लद्दाख। तो इस तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं बचता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतांग पास। ठीक है, तो रोहतांग पास अगर आप देखोगे तो ये कुल्लू है, ये मनाली है। ठीक है, मनाली से फिर आप लेह जाओगे तो मनाली से जो लेह के लिए पास जाता है वो कौन सा पास है आपका, रोहतांग पास। और उसी के नियर बाई आपको एक टनल भी बन रही है, रोहतांग टनल। ठीक है, इधर साइड ये थोड़ा सा इधर से साइड से कटते हुए एक टनल भी निकल रही है। ठीक है, तो ये मनाली से ले आपका कौन सा पास कनेक्ट कर रहा है, दैट इज योर रोहतांग पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स जम्मू एंड श्रीनगर? जम्मू और श्रीनगर को कौन कनेक्ट कर रहा है? जम्मू और श्रीनगर को कौन सा पास कनेक्ट कर रहा है? रोहतांग पास और बारा लचला पास, ये दोनों हिमाचल प्रदेश के हैं। ये दोनों कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं। नाथुला, नाकुला अभी हमने बताया आपको सिक्किम के हैं। ठीक है, तो ये जम्मू और श्रीनगर की बात हो रही है सर। तो आपके पास एक ही पास बचता ऑप्शन में, दैट इज दी बनिहाल पास। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बनिहाल पास। तो ये आप देखोगे इधर जम्मू और इधर श्रीनगर, इधर इनको ये कौन सा पास कनेक्ट कर रहा है, बनिहाल पास। और इसी के अलोंग आपका ये नेशनल हाईवे 44 के अलोंग पड़ता है। ठीक है, जो आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी जम्मू होते हुए जो नेशनल हाईवे 44 जाता है, उसी के अलोंग आपको बनिहाल पास देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका बनिहाल पास है इधर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड्स इंडिया टू टू इक्वल पार्ट्स? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर आर्कटिक सर्किल। ये चार लाइन दी है, इंडिया को कौन सी डिवाइड करती है सर? बिल्कुल सर, बाकी कोई लाइन इंडिया से पास ही नहीं करती है, एक ही लाइन है, ये अराउंड अराउंड इस तरह से, ठीक है। तो कौन सी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। और कौन कौन से स्टेट से पास करती है ये, उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी क्लास में, नहीं पता है तो लिख लेना। मीराज JCB एट GMT, ठीक है। मीराज JCB@GMT, ये स्टेट पास करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। MI बोले तो मिजोरम, RA बोले तो राजस्थान, J बोले तो झारखंड, C बोले तो छत्तीसगढ़, B बोले तो, बी से ये याद रखना बिहार नहीं होगा, बी से बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल की बात करें, बी से बंगाल है। जी बोले तो गुजरात, ठीक है। एम बोले तो महाराष्ट्र मत चले आना, मध्य प्रदेश, ठीक है। और टी बोले तो तेलंगाना मत चले आना, त्रिपुरा, ठीक है। तो ये स्टेट्स है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ठीक है। तो कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेट है, उनको याद कैसे रखेंगे? मीराज JCB@GMT, ठीक है। मीराज JCB@GMT। चलो, यहाँ तक क्लियर है सर? आगे बढ़े। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज गिव मी थम्स अप। यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताइए, अगर क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, और डाउट है तो बताइए, ठीक है। अदरवाइज आगे बढ़े फिर हम। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज द होम ऑफ लक्षद्वीप? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज द होम ऑफ द लक्षद्वीप? लक्षद्वीप आइलैंड कौन सी वाटर बॉडी में? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन। इससे आसान सवाल सर क्या बनेगा? और ये सवाल पूछ चुका है आपसे, ठीक है। अंडमान निकोबार पढ़ते हैं बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप पढ़ेंगे आपका अरेबियन सी में, हालांकि है दोनों इंडियन ओशन के ही पार्ट, ठीक है। तो लक्षद्वीप आपको कौन से ओशन में देखने को मिलेंगे? अरेबियन सी में, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये आसान सवाल था, थोड़ा भी अगर आपको ज्योग्राफी का नॉलेज है आराम से आप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सपोर्ट द करेवा फॉर्मेशन? करेवा इज अ टाइप ऑफ सॉइल जो किधर आपको देखने को मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट हिमालय में, या उत्तरांचल हिमालय में, या फिर ईस्टर्न हिमालय में, या फिर कश्मीर हिमालय में। करेवा आपको किधर देखने को मिलेगी? करेवा इज अ टाइप ऑफ सॉइल जो एक स्पेसिफिक एरिया में आपको देखने को मिलेगी, बताइए सर। करेवा सॉइल ध्यान रखना हमेशा, कश्मीर से, के से करेवा, के से कश्मीर याद रखना हमेशा, ठीक है।
कश्मीर याद रखोगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगी? कश्मीर हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। वेयर इज द लोकतक लेक सिचुएटेड? लोकतक लेक सर हमारा ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, इंडिया का पहला और इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है लोकतक लेक। ठीक है, तो ये लोकतक लेक कहाँ मिलेगा सर आपको? बहुत ही खूबसूरत लेक है। अब अनफॉर्चुनेटली अभी जो मणिपुर में चल रहा है दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो वी विल जस्ट प्रे वहाँ की सिचुएशन जल्दी से एज इट इज नॉर्मल जैसी थी वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाए, है ना। तो इट इज लोकेटेड इन मणिपुर। ठीक है, तो लोकतक लेक आपको कहाँ मिलेगा? मणिपुर। तेगी जी अभी तक तो मैं नॉर्थ ईस्ट में दो, वैसे एक ही स्टेट में आया हूँ अरुणाचल, है ना। आसाम में ज़्यादा नहीं जाना हो पाया है, तो अभी तक तो मेनली अपन अरुणाचल ही तक लिमिटेड है। आगे कभी मौका मिलेगा तो प्लान है सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, बाकी स्टेट्स भी देखने का। अभी तक तो हम अपने पड़ोसी स्टेट भी नहीं घूमने कभी गए। बिहार मेरा कभी जाना नहीं हो पाया है। एमपी बहुत रेयरली एक बार बस जाना हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम निकोबार? ये तो मैंने इंडियन ज्योग्राफी में कवर कर रखा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट द अंडमान फ्रॉम द निकोबार? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज 10 डिग्री चैनल। अंडमान से निकोबार सेपरेट करने का मतलब क्या है? अंडमान इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड्स क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जैसे जिसमें मेनली नदर्न नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, है ना, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ये कुछ बड़े बड़े आइलैंड्स है। तो कई सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलके बनते हैं अंडमान। इसी तरह से कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये सारे कुछ आइलैंड्स मिलके क्या बनते हैं? निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और जब हम दोनों को क्लब करके पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, इनके बीच में एक वाटर पैसेज है। देखो जब वाटर पैसेज बहुत नैरो रहता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट। दो लैंड मासेस के बीच में वाटर पैसेज जब बहुत नैरो रहता है तो स्ट्रेट, थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? चैनल। नहीं, फिर वर्ड आता है पैसेज, फिर वर्ड आता है पैसेज, और ज्यादा ब्रॉड हो जाता है तो वो कहलाता है चैनल। ठीक है, तो चैनल हो, वो पैसेज हो, स्ट्रेट हो, ये सब क्या है? वाटर पैसेजेस है। ठीक है, बहुत नैरो है तो स्ट्रेट, थोड़ा कम नैरो है पैसेज, ज्यादा ब्रॉड है तो जेट चैनल। जैसे इनके बीच में ज्यादा ब्रॉड है तो ये कहलाएगा चैनल। अब ये चैनल से 10 डिग्री लैटिट्यूड पास होता है। 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इसी चैनल से पास होता है। इस वजह से इस पानी के हिस्से को हम क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। ये बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। ये बात समझ रहे हैं सर? 10 डिग्री चैनल क्यों कहते हैं? हाँ जी सर, 10 डिग्री चैनल क्यों कहते हैं समझ रहे हैं? क्योंकि अंडमान एंड निकोबार इन दोनों के बीच का जो वाटर पैसेज है ना, ब्रॉड है इसीलिए उसे चैनल कह रहे हैं। और इनके बीच का जो वाटर है इससे 10 डिग्री लैटिट्यूड पास होता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
नोट्स प्रोवाइड कीजिए, नोट्स क्या, देखो मैं सब तो प्रोवाइड किया। आप मीनम जी एनरोल्ड स्टूडेंट शायद हैं कि नहीं है, मेरे को देखो जो भी चाहिए हो ना व्हाट्सएप कर देना, पीडीएफ इसका मिल जाएगा है ना। मैंने अभी इससे पहले जो क्लासेस हुई थी, इससे पहले के जो आपके 4 लेक्चर्स लिए हैं क्वेश्चंस के, उसका पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया है ना। तो पीडीएफ चाहिए हो इसका, मैं वैसे ग्रुप पर भेज दूंगा, और अगर नहीं मिलता है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना 9990 784 642 पर, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मिल जाएगा। या कोई डाउट वगैरह पूछना हो तो यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इस नंबर का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। ये तो बात हो गई अब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की। अब इसके आगे अब हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सर हिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है। मिक्स पढ़ेंगे ज्योग्राफी हिस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 14 हिस्ट्री का है। करेक्ट पेयर कौन सा नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर? एलोरा केव्स राष्ट्रकूटा रूलर्स, महाबलीपुरम पल्लवा रूलर्स, खजुराहो चंदेलास, एलिफेंटा केव्स मौर्य एरा। बताइए इसमें से नॉट ए करेक्ट पेयर कौन सा होगा सर? करेक्ट पेयर कौन सा नहीं है, नॉट ए करेक्ट पेयर? गुड मॉर्निंग हार्दिक जी। हाँ जी बताइए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर? एलोरा, आंसर्स नहीं मिल रहे हैं मुझे। पिसा जी मेरा तरीका अलग है। मैं मेरे हिसाब से रिवीजन आपके एंड से होना चाहिए, उसके बाद आपको अल्टीमेटली एग्जाम्स में क्वेश्चन ही लगाने हैं, है ना। तो क्वेश्चन सबसे बेस्ट तरीका रहता है रिवीजन करने का। और रिवीजन का पर्पस ये होता है कि आपने जो पढ़ा है उसको अप्लाई कर दो। क्वेश्चन लगाने से फायदा क्या होता है, आप रिवाइज करके आओ, ठीक है। या आप अपने ऊपर ले लो कि रिवाइज आपको करना है ना। वो फिर अगर वो भी मैं ही कराऊंगा तो आप क्या करेंगे सर, है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे बेस्ट तरीका रहता है एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने का, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस ही लगाने हैं। इसी वजह से मैं रिवीजन ना करा के आपको क्या कहते हैं क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ। कोई बात नहीं, जीरो नहीं तो अपने काम काम की जानकारी आज यहाँ से इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है। चलो तो करेक्ट आंसर होगा एलिफेंटा केव्स मौर्य एरा। देखो राष्ट्रकूटा का जो रूल था उसके अराउंड उसी में आपको एलोरा केव्स बनती है। एलिफेंटा केव्स भी डेवलप होती है राष्ट्रकूटा रूलर्स के टाइम पे। बाकी एलिफेंटा केव्स आपका ये मान के चलो 5th से 6th एडी के बीच, यानी 400 से 500 एडी के बीच एलिफेंटा केव्स आपको देखने को मिलती है। और मौर्य एरा जो था वो आपका 400 बीसी 300 बीसी उधर की कहानी है, ठीक है। तो मौर्य एरा तो सर कैसे हो जाएगा, क्योंकि मौर्य एरा तो बहुत पहले रहा है। एलिफेंटा केव्स बाद में डेवलप हुई है। यूनेस्को की वेबसाइट के हिसाब से करीब 400 से 580 के अराउंड ये डेवलप हुई है, ठीक है। तो एलिफेंटा केव्स के लिए मौर्य एरा रेस्पॉन्सिबल नहीं था। बाकी जो ये आपका एलोरा केव्स है ना, ये सब आइलैंड्स हैं मुंबई के महाराष्ट्र के आसपास, वहां पर ये डेवलप्ड है। एलोरा केव्स आपका राष्ट्रकूटा रूलर्स ने बनवाया था। महाबलीपुरम जो था वो आपका पल्लवा रूलर्स का था, ठीक है। और जो खजुराहो था आपका, ये सब टेम्पल्स हैं ना आसपास के, वो जो खजुराहो तो आपका चंडीलास की कैपिटल भी था, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एलिफेंटा केव्स मौर्य एरा, ठीक है। एलिफेंटा केव्स मौर्य एरा। Question number 15. The 8th century tripartite power struggle was among which of the following? Palas, Rashtrakutas and Pratiharas, Chalukyas, Pallavas and Pandyas, Cholas, Pandyas and Chalukyas, Pallavas and Yadavs। बताइए सर।
द 8th सेंचुरी ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल किनके बीच था? हाँ जी, 8th सेंचुरी ट्राईपार्टाइट पावर स्ट्रगल किनके बीच था? तो भैया ये तीन रहे हैं, पालाज, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटास, ठीक है। तो ये आपका 750 से 900 एडी के करीब करीब, मतलब वही 10th सेंचुरी तक आते आते ये इनके बीच लड़ाई चलेगी, तीन बड़ी पावर्स के बीच। इसको कहते हैं कन्नौज ट्रायंगल, ठीक है। देखो कन्नौज आज के टाइम में यूपी का एक शहर है, ठीक है। कन्नौज आज के टाइम में ये रहा, ये यूपी का एक शहर है आज के टाइम में, ठीक है। लेकिन पहले ये इनकी लड़ाई से पहले हर्षवर्धन का रूल था यहाँ पर, ठीक है। हर्षवर्धन का रूल था, और हर्षवर्धन के जाने के बाद उसका कोई डिसेंट, मतलब आप उसका कोई आगे वंशज नहीं था। दो बेटे थे, उसको मार दिया गया था उनके मिनिस्टर्स ने, तो बेटी की शादी हो गई थी। तो हर्षवर्धन का एम्पायर ले जाने वाला आगे कोई था नहीं। तो इस वजह से जो वेस्ट में गुर्जर प्रतिहाराज डेवलप हो गए थे, ईस्ट में बंगाल वाले इलाके में पालास डेवलप हो गए थे, और साउथ में आपका राष्ट्रकूटास डेवलप हो गए थे। तो ये आपस में फाइट करेंगे, सबका पर्पस ये रहेगा कि किसी तरह से कन्नौज की गद्दी को कैप्चर करो, क्योंकि कन्नौज एक रूट था, सिल्क रूट से कनेक्टेड था। तो जिसके पास भी कन्नौज की गद्दी है, मतलब पैसा ही पैसा है, ठीक है। तो कन्नौज वाज फुल ऑफ रिसोर्सेज, हर्षवर्धन की कैपिटल था, हर्षवर्धन ने कन्नौज में काफी काम किया था, ठीक है। तो इस वजह से कन्नौज को हासिल करने के लिए गुर्जर प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास, ये करीब करीब 200 साल फाइट करेंगे। 200 साल तक ये आपस में ही लड़ते रहेंगे, और उस लड़ाई का नतीजा होगा कि एंड तक आते आते ये तीनों ही वीक हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अब इंडिया में कोई पावरफुल एम्पायर नहीं रहेगी। हालांकि तीनों में कौन जीत के निकल के आएगा? प्रतिहाराज निकल के आएंगे। फिर प्रतिहाराज भी फर्दर डिवाइड होते जाएंगे, राजपूत अलग हो जाएंगे, मतलब ये राजपूत प्रतिहाराज अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, कोई चौहान बन जाएगा, कोई परमार बन जाएगा, इस तरह से प्रतिहाराज भी बट जाएंगे। तो आफ्टर द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कोई भी एक सिंगल पावर यहाँ पर नहीं रह पाएगा, छोटे छोटे टेरिटरीज बट जाएंगे। बस अजमेर में एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राजा था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। फिर उस टाइम इन्वेजन होगा, ठीक है, सेंट्रल एशिया से इन्वेजन स्टार्ट होगा। और सबसे पहले आप देखोगे 1109 में मोहम्मद गौरी का अटैक इंडिया में होता है, बैटल ऑफ तैरन स्टार्ट हो जाएगा, और वहीं से आप देखोगे मिडीवल इंडिया की स्टार्टिंग होती है। तो मिडीवल इंडिया में गौरी का जो अटैक हो रहा है, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है? डीफ्रेगमेंटेशन ऑफ स्टेट। पूरा कंट्री अगर आप देखोगे, पूरा एरिया, कोई भी एक सिंगल पावरफुल रूलर इस टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि हर्षवर्धन के जाने के बाद ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, इन्होंने आपस में ही धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में अपने आप को डीफ्रेगमेंट, वो फ्रेगमेंट कर लिया, बांट लिया, ठीक है सर। तो ये था ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, इसे द कन्नौज स्ट्रगल भी, द कन्नौज ट्रायंगल भी कहा जाता है, ठीक है सर। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ से समझ में आ रहा है तो काइंडली गिव मी थम्स अप। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज गिव मी थम्स अप। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है, तो 15 क्वेश्चन हो गए आपके। इसके आगे स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट इलाहाबाद? जो कुंभ की प्रक्रिया, आज आप देखते हो कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज होता है हर इलाहाबाद में,
कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है। जो सबसे बड़ा कुंभ मेला होता है वो हर 12 साल में एक बार लगता है, ठीक है। तो वो जो कुंभ का मेला था वो किसने स्टार्ट करा था? हर्षवर्धन ने करा था, ध्रुव सेना ने करा था, नरसिंह वर्मन ने करा था, या अकबर ने करा था? हाँ जी, कुंभ मेला किसने स्टार्ट करा था? तो करेक्ट आंसर सर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन। देखो, इंडिया में कल्चरली काफी हर्षवर्धन ने काम किया था। इसकी पॉलिसी थी, 1/4 जो टैक्स ये कलेक्ट करता था, 1/4 टैक्स सिर्फ और सिर्फ चैरिटी और कल्चरल प्रोग्राम्स में ही खर्च किया जाएगा। ये फिक्स है इसका, जितना भी टैक्स कलेक्ट करता था उसका 1/4 टैक्स चैरिटी और कल्चरल प्रोग्राम्स में खर्च करता था हर्षवर्धन, ठीक है। तो हर्षवर्धन वाज द रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। उसके बाप थे प्रभाकर वर्धना, ठीक है। प्रभाकर वर्धना इसके फाउंडर थे। प्रभाकर वर्धना के बड़े बेटे राजा वर्धन पहले राजा बनते, लेकिन राजा वर्धन और हर्षवर्धन उनके छोटे भाई थे राजा वर्धन के। इन दोनों भाइयों की जो एक सिस्टर थी, उनकी शादी हो रखी थी, आई जस्ट फॉरगॉट कहाँ पर हो रखी थी। तो उनकी जो सिस्टर थी उसके हस्बैंड को एक सशंका डायनेस्टी थी, उसने मार दिया था और उनकी सिस्टर को प्रिजनर बना लिया था। तो राजा वर्धन अपनी सिस्टर को बचाने गए, वहां पे राजा वर्धन को मार दिया जाता है। तो राजा वर्धन के बाद फिर हर्षवर्धन को मौका मिला था, 16 15 या 16 साल की उम्र में उन्होंने गद्दी संभाली थी। उसके बाद बट लेकिन काम काफी अच्छा किया था, कंसोलिडेशन अच्छा किया था, अंपायर अपना एक कन्नौज, पहले ये थानेसर में इनकी कैपिटल थी। थानेसर से फिर जब इन्होंने ससंका डायनेस्टी, जिसका रूलर कन्नौज में बैठा था, उसको भी मार दिया, जिसने उनकी बहन को कब्जा किया था, तो बहन को प्रिजनर बनाया था, तो उसको मार के फिर ये अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देंगे कन्नौज, ठीक है। तो अब कन्नौज थानेसर ये दोनों एरिया के ये क्या बन जाएंगे? आपका रूलर। तो ये पूरा इतना बड़ा एम्पायर डेवलप कर लिया था हर्षवर्धन ने, ठीक है। मतलब आप मान सकते हो पूरा जो नदन एरिया है आपका, नदन बेल्ट है, उस पे रूल किसका हो गया था? हर्षवर्धन का। और ये जो गुजरात है, मतलब ये राजस्थान वाला इलाका, यहाँ से आपका जो गुर्जर प्रतिहाराज हैं ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। इधर कौन थे? इधर आपका राष्ट्रीय कुटाज डेवलप हो रहे थे। फिर ये सब बाद में कन्नौज पे अटैक करेंगे आफ्टर द हर्षवर्धन, ठीक है। तो हर्षवर्धन का टाइम काफी स्टेबल टाइम माना माना गया इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। और एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के टाइम में कौन चाइनीज, कौन फॉरेन ट्रैवलर इंडिया में आता है? तो हर्षवर्धन के टाइम पे आप किसको देखोगे? ह्यून सांग, ठीक है। तो हर्षवर्धन के टाइम में आप किसको देख रहे हो? ह्यून सांग, द फेमस चाइनीज ट्रैवलर, had also visited India during his reign and written vividly about the social, economic and religious conditions under his rule, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन was well known for his religious toleration or able administration and diplomatic relations. He had also mentioned diplomatic ties with China, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन का नाम ध्यान रखेंगे। तो ह्यून सांग का नाम ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। फॉरेन ट्रैवलर्स बहुत पूछा जाता है, ठीक है, फॉरेन ट्रैवलर्स पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ध्यान रखना हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था? ह्यून सांग आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सुंगा डायनेस्टी वाज फाउंडेड, सॉरी रॉन्ग बताना है। पहला कह रहा है सुंगा डायनेस्टी बनाई थी पुष्यमित्र सुंगा ने। अशोका की डेथ हुई थी 332 बीसी में। अशोका ने कलिंगा इन्वेड किया था 261 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने टाइटल लिया था लिबरेटर का। बिल्कुल, पीडीएफ में भी मिल जाएगा। मैं पीडीएफ रख के क्या करूंगा? म्यूजियम में नहीं रखवानी सर मेरे को पीडीएफ, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य अर्न द टाइटल ऑफ द लिबरेटर। चार ऑप्शन है, गलत स्टेटमेंट बताना है। देखो, पहला तो अगर थोड़ा भी हिस्ट्री पढ़ी तो पता होगा, पुष्यमित्र शुंगा ने ही बनाई थी शुंगा डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी को खत्म करने वाले कौन थे? मौर्य डायनेस्टी को खत्म करने वाला कौन था? ये आपका शुंगा डायनेस्टी थी। बृहद्रथ उनके जो लास्ट राजा थे उसको किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंगा ने मारा था, ठीक है। तो इसमें देखो, अशोका से रिलेटेड मैं बता देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य को लिबरेटर का टाइटल मिला था, बिल्कुल सही बात है।
अशोका का जो टाइम पीरियड है 268 बीसी से 232 बीसी तक का है। ठीक है, अशोका का जो टाइम पीरियड है वो 268 बीसी से 232 बीसी तक का है। बीसी मतलब ईयर्स बिफोर द क्राइस्ट, मतलब बिफोर द क्राइस्ट मान लो, तो ये 268 बीसी से लेकर 232 बीसी ये टाइम पीरियड अशोका का था। और यहाँ पर करीब उनके रूल के 7 ईयर बाद ये 261 बीसी में कलिंगा वॉर होता है, 261 बीसी में। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें रियलाइजेशन होता है कि ये लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा। फिर वो क्या करेंगे, पीस की तरफ चले आएंगे, धम्मा पॉलिसी लेके आएंगे। वो कहेंगे टॉलरेंस लेके आओ, ह्यूमन ट्रीटमेंट करो। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें कुल मिला के फिर अशोका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अशोका किसके बेटे थे, मौर्यन एम्पायर जो चलता आ रहा था चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे थे बिंदुसारा, और बिंदुसारा के बेटे थे अशोका। ठीक है, उनके दूसरे नाम भी ध्यान रखना, देवानंपिया अशोका का नाम था, और पियादासी ये भी अशोका का नाम था। देवानंपिया आई थिंक जहां तक प्रीवियस ईयर में आपसे पूछ चुका, अशोका का नाम था। ठीक है, तो अगर इसमें आप देखो तो ये क्या कह रहा है, अशोका डाइड इन 332 बीसी। ऐसा कैसे हो सकता है, 232 बीसी में तो उनकी डेथ हो गई थी, तो 268 बीसी से तो उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था। 332 बीसी यहाँ कहीं होगा, 268 बीसी में उन्होंने रूल स्टार्ट किया, 261 में कलिंगा वॉर हुआ, और उसके बाद 232 बीसी में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये रूल अशोका का था। और ये बोल रहा है कि अशोका की डेथ हुई 332 बीसी, तब तो अशोका पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है, तो इस वजह से करेक्ट आंसर वो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, बी, और बी ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अशोका की डेथ कब हुई थी, 232 बीसी में हुई थी। ठीक है सर, चलो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ नदर्न इंडिया। लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ नदर्न इंडिया किसे कहते हैं। लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ नदर्न इंडिया कहते हैं हर्षवर्धन को, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद आपने देखा वही ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में सब कमजोर हो जाएंगे, फिर सेंट्रल एशिया का इन्वेजन स्टार्ट हो जाएगा, फिर इंडिया में मुस्लिम रूल चलेगा, गौरी आएगा, गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठा देगा, फिर वहां से दिल्ली सल्तनत का रूल स्टार्ट हो जाएगा। तो कंसोलिडेटेड नदर्न इंडिया में पावर रखने वाला लास्ट हिंदू रूलर कौन था, दैट वाज आपका हर्षवर्धन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज हर्ष। आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 19, बिम्बिसारा वाज द फाउंडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। बिम्बिसारा वाज द फाउंडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, नंदा, हरियंका, मौर्य, या फिर शुंगा। बिम्बिसारा किसका फाउंडर था। तो देखो, एक आप देखोगे कि 500 बीसी, 1000 बीसी के आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा, वैदिक एज देखने को मिलेगी। ठीक है, वैदिक एज देखोगे, फिर लेटर वैदिक एज देखोगे। तो वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में आपको देखने को मिलेगा एक छोटी छोटी ट्राइब्स होंगी, हर छोटी ट्राइब का अपना अपना एक इंडिविजुअल राजा होगा। ठीक है, ट्राइबल एरियाज में कंट्री पूरा बटा हुआ था, है ना, छोटी छोटी ट्राइब्स थी, हर ट्राइब का अपना एक राजा होता था। लेकिन फिर आप देखोगे आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आयरन, आयरन डिस्कवर हो गया। अब आयरन डिस्कवर हो गया आपका ये आज का जो बिहार झारखंड वाला एरिया है उसमें। तो जब आयरन डिस्कवर हो गया, आयरन डिस्कवर होने से फायदा क्या हुआ, जो बिहार झारखंड के आसपास के एरिया से वहां पर आयरन से फायदा क्या हुआ, वेपन्स बनने लगे आयरन से। ठीक है, वेपन्स बनने लगे, कुल्हाड़ी बन गई, कुल्हाड़ी बनी तो पेड़ काट के एग्रीकल्चर फील्ड बनाया गया, एग्रीकल्चर बढ़ गया। एग्रीकल्चर बढ़ने से फायदा क्या हुआ,
इनकम बढ़ गई, क्योंकि पहले जिसके पास जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा पैसा, और ये बिहार वाली बेल्ट में एग्रीकल्चर अच्छा भी होता था, तो यहाँ से यहाँ के जो राजा थे वो पैसे में भी बढ़ने लगे, तो एक ट्राइब दूसरी ट्राइब पे अटैक करके पावरफुल होने लगी। तो ये जो ट्राइबल एरिया से अब किस में डेवलप होने लगे, जनपद। और ये जनपद डेवलप होते होते बढ़ते बढ़ते क्या बन गए, महाजनपद। फिर ठीक है, फिर ये महाजनपद आपस में एक दूसरे पे अटैक करते थे, तो करते करते इन्होंने एक पूरा अंपायर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो पहला जो अंपायर आपको दिखेगा वो दिखेगा मगध अंपायर, जो बिहार वाला एरिया है आज के आसपास का। तो वहां पर आप सबसे पहला इंडिया में एम्पायर डेवलप होता देखोगे, मगध एम्पायर। ठीक है, मगध एम्पायर में तीन डायनेस्टी इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने रूल किया। एक है हरियंका, एक है शिशुनाग, फिर आई नंदा। ठीक है, पहले हरियंका डायनेस्टी, देन शिशुनाग, देन आपकी नंदा डायनेस्टी। तो मगध एम्पायर में हरियंका, देन शिशुनाग, देन नंदा। तो इस हरियंका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे बिंबिसारा। ठीक है, तो बिंबिसारा वाज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो मगध एम्पायर आप देखोगे तो इट वाज एस्टैब्लिश ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा। यहाँ से फिर आपको बुद्धिज्म जैनिज्म भी बढ़ता दिखेगा। तो आपका हरियंका डायनेस्टी के जो बड़े राजा रहे, बिंबिसारा थे, अजात शत्रु थे, देन आपका उदयन थे। फिर आपका ये हरियंका के बाद जो शिशुनाग डायनेस्टी आई उसके बड़े रूलर थे काल अशोक। फिर नंदा डायनेस्टी आई, उसमें आए आपका महापद्मानंदा और धनानंदा। धनानंदा को हरा देंगे चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, तो 606 टू 4 सेंचुरी बीसी तक इनका रूल चलेगा, ये पूरा मगध एम्पायर। मौर्य डायनेस्टी मगध के बाद ही डेवलप हुआ। मगध बोले तो इतने एरिया को कहते थे। फिर मगध एम्पायर में जो आपका धनानंदा था उसको हरा के मौर्य एम्पायर बनता, चंद्रगुप्त मौर्य पावर में आते। और चंद्रगुप्त मौर्य जो एम्पायर को लगभग पूरे कंट्री में एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ एक मगध एम्पायर मगध रीजन तक नहीं रह जाता है, पूरे ओवरऑल कंट्री में डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है इंडिया, ओवरऑल इंडिया पे रूल करने वाला जो पहला रूलर था वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, वो मगध एम्पायर से ही निकला था। जैक जी क्लियर है कि नहीं है? ठीक है सर। हाँ जी सर, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो, इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। यहाँ तक कुछ पूछना है? तो एम्पायर वाला जो इंडिया में सिस्टम है वो आप मगध से देखोगे, फिर मगध एम्पायर के बाद आपका मौर्यन एम्पायर आएगा। ठीक है, मौर्यन एम्पायर में आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, फिर अशोका आएगा। ठीक है, सॉरी, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसारा था, फिर अशोका है। ठीक है, देखो हिस्ट्री में सबसे जरूरी होता है क्रोनोलॉजी याद रखना, क्रोनोलॉजी मेंटेन है वो सबसे जरूरी है। डेट्स वगैरह वो आपसे इतना नहीं पूछेगा, मेन चीज क्रोनोलॉजी याद रखिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द एक्सकेवेटर ऑफ हड़प्पा साइट? दयाराम साहनी, रखलदास बैनर्जी, माके, या फिर बी के थापा? दयाराम साहनी, रखलदास बैनर्जी, माके नहीं है मतलब मैकी है, या फिर बी के थापा। ये पांच नाम है, इनमें से आपको बताना है हड़प्पा साइट का एक्सकेवेटर कौन है। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर वैसे दयाराम साहनी, मतलब इस साइट को खोजने वाले। देखो ब्रिटिशर्स के आने से पहले पहले हम सोचते थे हमारी हिस्ट्री शुरू हुई है वैदिक एज से,
वैदिक एज बोले तो वैदिक एज में हम मानते थे गंगा नदी के किनारे से हमारी हिस्ट्री शुरू हुई है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, आज का जो पाकिस्तान वाला एरिया है ये भी पहले इंडिया का पार्ट था, इसमें ये लोग रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। तो रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे तो यहाँ पे लेबर कुछ ईंटें लेके आने लगी। यहाँ के इंजीनियर ने देखा ये लेबर कुछ अलग से ईंटें ला रही है, तो उन्होंने कहा कहाँ से ला रहे हो, तो उन्होंने बताया एक जगह है वहां से। तो वो इंजीनियर ने जब देखा तो वहां पर एक पूरी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। तो फिर वहां से एएसआई को भेजा गया। तो एएसआई ने पता करा कि भैया हमारी जो हिस्ट्री है वो गंगा के किनारे से नहीं, वो इंडस नदी के किनारे से शुरू हुई है। गंगा के किनारे सिविलाइजेशन आई, उससे पहले हमारी सिविलाइजेशन इंडस नदी के किनारे डेवलप थी। ठीक है, इंडस नदी के किनारे बहुत इसीलिए पूरे ओवरऑल इसको क्या कहते हैं, ये 2500 बीसी के आसपास की बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने इसको नाम दिया। इंडस के किनारे अलग अलग सिविलाइजेशन डेवलप हुई, जिसमें एक थी मोहनजोदारो, हड़प्पा, है ना, लोथल, धोलावीरा, ये सब क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन जो यहाँ आसपास डेवलप होती गई। तो डिफरेंट डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट आए, हिस्टोरियंस आए, उन्होंने अलग अलग साइट्स को डिस्कवर करा। ठीक है, तो इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। फिर यहाँ पर अचानक से गैप आता है और हम देखते हैं कि डायरेक्ट गंगा के इस किनारे सिविलाइजेशन पहुंच जाती है। माना जाता है यहाँ फ्लड्स वगैरह आ गए, रहने लायक सिचुएशन नहीं रही। ठीक है, तो 1920 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो था उसने एक्सकेवेशंस करी, मोहनजोदारो और हड़प्पा को ढूंढा गया। और 1924 में इस डिस्कवरी को जो उस टाइम के डायरेक्टर थे आपका एएसआई के जॉन मार्शल, उन्होंने पूरी दुनिया को अनाउंस करा कि ये इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हड़प्पा ढूंढी गई, मोहनजोदारो ढूंढी गई, चानूदारो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, तुर्कोतदा, बनावली, राखीगढ़ी। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक बेसिक सवाल पूछ लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये केस को किसने खोजा, तो एक जैसे हड़प्पा की बात करें तो इट वाज एक्सकेवेटेड बाय दयाराम साहनी। मोहेंजोदारो बाय आर डी बैनर्जी, चानूदारो बाय आईएनजी मजूमदार, लोथल बाय एस आर राव, कालीबंगन बाय बीबी लाल, धोलावीरा बाय जेपी जोशी, तुर्कोतदा बाय जेपी जोशी, बनावली बाय आरसी बिश। ठीक है, तो ये कई बार साइट्स के एक्सकेवेटर्स के नाम पूछ लेता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हड़प्पा और मोहिंजोदारो। ठीक है, कि सब सब याद रखने की जरूरत नहीं है, एक हड़प्पा याद रख लो, मोहिंजोदारो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एक दयाराम सानी हड़प्पा, आर डी बनर्जी मोहिंजोदारो। ठीक है, हर एक साइड से कुछ कुछ स्पेशल रिलेटेड चीजें हैं वो पूछ लेता है। जैसे ये पूछ लेता है द ग्रेट बाथ, एक बड़ा सा बाथिंग टब टाइप का कुछ मिला था, वो पूछ लेता है कहाँ पर था। डांसिंग गर्ल कहाँ पर मिली थी, वो मोहिंजोदारो में मिली थी। ठीक है, एक आपको पूछ लेता है लार्जेस्ट इंडस वैली साइट। पहले लोग मोहनजोदारो या हड़प्पा लिखते थे, अब करेक्ट आंसर आपका राखीगढ़ी रहेगा। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट रिसर्च में डिस्कवरी में पता चला है कि लार्जेस्ट इंडस वैली साइट कौन सी है सर, वो है राखीगढ़ी। ठीक ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ जरूर लेना हर एक साइट के बारे में। वैसे तो ये आपको नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है सर, चलिए, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, आगे बढ़े, कुछ पूछना है यहाँ तक? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़े। हाँ जी, ऑल राइट, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हु वर द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ द मौर्यस इन मगध? मौर्यस के जस्ट बाद आपका कौन आया था? मौर्यस के जस्ट इमीडिएट सक्सेसर कौन थे? पांड्या, सुंगा, कुषाण, सतवाहना।
मौर्यास के इमीडिएट सक्सेसर्स। अभी हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य से एम्पायर शुरू होगा, बिंदुसारा आएगा, बिंदुसारा के बाद अशोका आएगा, अशोका के बाद उसके बेटे आएंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लास्ट राजा आप देखोगे बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ आएगा और बृहद्रथ को उसी के मिनिस्टर मार देंगे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी आपकी शुंगा डायनेस्टी, ठीक है, इनको कौन मार देंगे, पुष्यमित्र शुंगा, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी शुंगा डायनेस्टी। अच्छा, अशोका जो थे, अशोका ने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था, तो अब से इंडिया में बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज कर दिया गया था, यानी अशोका ने पूरी इंडिया पे एक तरीके से रूल किया। तो अशोका बुद्धिज्म फॉलो करते थे, तो बुद्धिज्म का दबदबा था। फिर उसके बाद बुद्धिज्म ही चलता रहा टिल द एंड ऑफ बृहद्रथ, और बृहद्रथ के जो ये आपका मिनिस्टर थे ये हिंदू थे। तो यहाँ से वापस से रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म स्टार्ट होता है इन द पीरियड ऑफ पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट करी थी शुंगा डायनेस्टी। तो पुष्यमित्र शुंगा वाज द ब्राह्मण आर्मी चीफ ऑफ बृहद्रथ, द लास्ट किंग ऑफ द मौर्यास। मिलिट्री परेड में बृहद्रथ को उन्होंने मार दिया और 185 बीसी के करीब करीब वो फिर गद्दी पे बैठ जाएंगे। लेकिन जो मौर्य वीक हो गए थे, मौर्य जब वीक हो गए थे आपका, तो सुंगास भी जब आते तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रूल नहीं कर पाते, जिसका नतीजा था जब इंडिया में कोई बड़ा इफेक्टिव रूल नहीं होगा तो फॉरेन इन्वेजन होगा। तो जिसमें आप देखोगे अब ग्रीक्स का रूल आएगा, ठीक है, कुशांस रूल करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप किसका रूल देखोगे, ग्रीक्स का रूल आएगा, इंडो ग्रीक रूलर्स आएंगे, मियांडर आएगा, ठीक है। उसमें आप फिर कुषाण को देखोगे, कुषाण का काफी बड़ा रूल इंडिया में डेवलप होगा, ठीक है। तो कुषाण को हरा कर गुप्ता डायनेस्टी पावर में आएगी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त गुप्ता वन फिर यहाँ से पावर में आएंगे। फिर उसमें आएंगे आपका समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त तो अब अलग ही लेवल पे एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंगा का भी रूल उनके बेटे वगैरह का भी ज्यादा नहीं चला, तो 186 बीसी में ये बैठेंगे और 73 बीसी के अराउंड अराउंड ये खत्म हो जाएगी इनकी डायनेस्टी। देवभूति इनके खुद के मिनिस्टर इनको मार देंगे, मतलब पुष्यमित्र शुंगा ने अपने राजा को मारा, फिर इनको भी इन्हीं के मिनिस्टर मार देंगे देवभूति, ठीक है, इनके बेटे को आगे चल के इनके डिसेंट में। और फिर वहां से कन्वा डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। कन्वा डायनेस्टी भी ज्यादा नहीं चलेगी, 73 बीसी से 28 बीसी, 50 साल के करीब कन्वा डायनेस्टी का रूल रहेगा। मतलब सूंगा आए, करीब करीब सूंगा चले 100 साल, और फिर अगले 50 साल कन्वा चलेंगे, है ना। फिर उसके बाद कोई इफेक्टिव रूल इंडिया में नहीं रह गया। आफ्टर द मौर्य कोई इफेक्टिव रूल नहीं रह गया था, है ना। तो मौर्य के बाद आप मान लो 200 बीसी से 200 एडी तक, जब तक गुप्ता नहीं आ गए तब तक इंडिया में फॉरेन रूल का दबदबा रहा था। फॉरेन रूलर्स, ये ग्रीक रूलर्स इंडिया में कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। हाँ जी सर, तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 200 बीसी के आसपास आते आते मौर्य वीक हो जाते हैं। मौर्य के वीक होने के बाद इंडो ग्रीक्स रूलर्स का दबदबा बढ़ जाता है, फॉरेन रूल इंडिया में स्टार्ट हो जाता है। और 200 एडी तक, जब तक गुप्ता पावर में नहीं आएंगे तब तक फॉरेन रूल इंडिया में चलेगा। अब इसमें भी अलग अलग नजरिए हैं देखने को। इस टाइम आपका ट्रेड काफी प्रॉस्पर होगा, क्योंकि फॉरेन रूलर्स बैठेंगे तो वो अपने फॉरेन कंट्री से ट्रेड को बढ़ावा देंगे, तो इस टाइम हमारी इकोनॉमी मजबूत बनेगी। तो मर्सेंटाइल एज भी कहते हैं इसको, क्योंकि ट्रेड काफी बढ़ा। और कुछ लोग इसको डार्क एज भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम इंडिया का खुद का कोई रूलर यहाँ पर गद्दी पर नहीं है, ठीक है। बिकी जी, मैंने अनाउंस कर दिया था, शायद आपके ग्रुप पे इंफॉर्मेशन नहीं मिली होगी, क्योंकि अभी आज क्लास मैंने 7 AM पे शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। बस आज के लिए था, नेक्स्ट डे से वही 8 बजे रहेगा, ठीक है। मुझे नहीं पता था आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, शायद आपके ग्रुप में इंफॉर्मेशन नहीं गई थी। इसका वैसे रिकॉर्डिंग भी आपका यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा, पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। द टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ट बाय नरसिम्हा ऑफ द, नरसिम्हा वन ने बनवाया था टेम्पल ऑफ कोणार्क, और वो कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे, मराठा, चोला, गंगा या विजयनगर। टेम्पल ऑफ कोणार्क किससे बनवाया था सर, मराठा, चोला, गंगा या विजयनगर, बताइए।
हाँ जी, टेम्पल ऑफ कोणार्क। 10 रुपए के नोट पे फोटो देखिए, एक सन टेम्पल दिखता है, वो कोणार्क का ही है। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। 10 रुपए के नोट पे जो फोटो होती है, किसने बनवाया? चोला। चोला कहाँ से आ गए? ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ चोला थे? तमिलनाडु साइड थे वो। तो बहुत पहले की बात है, कहाँ मराठा तो बहुत बाद में आए मॉडर्न इंडिया में वो। ये गंगा डायनेस्टी थी, है ना? जो गंगा डायनेस्टी थी, नरसिम्हा देव वन की, उड़ीसा वाले एरिया में, ठीक है, उड़ीसा वाले एरिया में गंगा डायनेस्टी थी। उन्होंने, उनके राजा थे नरसिम्हा देव वन, ठीक है, नरसिम्हा देव वन। तो 1215 ईडी के अराउंड अराउंड 1215 ईडी के अराउंड अराउंड फिर उन्होंने यहाँ पर ये मंदिर बनवाया था, ठीक है। इट इज अ सन फेसिंग टेम्पल, ये सन को फेस करता था। तो जो हिंदू डीटी है सूर्य, तो उनको डेडिकेट करते हुए ये टेम्पल बनवाया था। इसको इस तरह से बनवाया था कि इसका जो गेट था वो ईस्टर्न साइड को फेस करता था। अब आपको पता है कि जो सनलाइट आती है वो ईस्ट से आती है। तो ईस्टर्न साइड गेट फेस होने की वजह से जो सबसे पहले सनलाइट थी वो इस मंदिर के गेट पे पड़ती थी। फिर वहां से होते होते वो सनलाइट यहाँ के जो डीटी हैं उनके जो मेन हॉल है वहां तक ये पहुंचती थी, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसको बनवाया गया था, ठीक है। तो ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ये आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? उड़ीसा में है। दो बातें ध्यान रखना, कोणार्क टेम्पल इज इन उड़ीसा, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, पहली बात। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, इसको किसने बनवाया था? नरसिम्हा देव वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ठीक है। उड़ीसा में गंगा डायनेस्टी का रूल रहा है, तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी नरसिम्हा देव वन, उन्होंने ये टेम्पल बनवाया था, ठीक है सर। ये कलिंगा आर्किटेक्चर में बना है। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। कलिंगा भी आपको उड़ीसा में था। कौन सी मूवी में देख लिया? मतलब देखा है ना, बस ये जरूरी है। चलो जी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। द आयरन पिलर एट मेहरौली इन दिल्ली इज बिलीव्ड टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त टू। मेहरौली में जो आपका एक आयरन पिलर देखने को मिलता है, जो कुतुब मीनार है उसके पास एक आयरन पिलर है, वो किसका बनवाया हुआ है? इज बिलीव टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त टू। हिंट दे देता हूँ, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम का है, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम का है। अब बताओ, समुद्रगुप्त टू या चंद्रगुप्त टू? मैंने गुप्ता डायनेस्टी बोल दी तो यानी अशोका नहीं हो सकता, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं हो सकता। तो या तो सी होगा या डी होगा, समुद्रगुप्त होगा या चंद्रगुप्त टू होगा। तो ये जो आयरन पिलर था ये किसका लगवाया हुआ था? चंद्रगुप्त टू का। 308 80 से 412 एडी के बीच किसका रूल था? चंद्रगुप्त टू का रूल था, ठीक है। तो उनके टाइम पे ये लगवाया गया था। तो देखो, एक बेसिक हिस्ट्री अगर आप बात करो तो सबसे पहले मगध एम्पायर देखोगे। मगध एम्पायर में आपका हर्यंका, शिशुनाग, नंदा। फिर मौर्य डायनेस्टी आ जाएगी। मौर्य डायनेस्टी में आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका, सॉरी, बिंदुसारा, अशोका, और उनका लास्ट राजा बृहद्रथ। उसको पुष्यमित्र सूंगा मार देंगे, सूंगा को कन्वा मार देंगे, ठीक है। तो ये मौर्य डायनेस्टी चली। फिर मौर्य के बाद फॉरेन रूल, इंडो ग्रीक्स का रूल इंडिया में स्टार्ट हो गया 200 बीसी से करीब करीब 280 के बीच। फिर इंडो ग्रीक्स चले गए, इंडो ग्रीक्स में लास्ट से कुषाण, कुषाण को हरा के कौन पावर में आ गए? गुप्ता पावर में आ गए। यानी करीब करीब 280 से कौन पावर में आ जाएगा? गुप्ता एम्पायर पावर में आ जाएगा। गुप्ता के जो पहले रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त वन, ठीक है। तो चंद्रगुप्त वन ने जो एम्पायर था लगभग लगभग ये मगध वाले एरिया में एक्सपेंड करा। फिर उनके जो बेटे आए समुद्रगुप्त, उन्होंने तो फार 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 इसको एक्सपेंड करके ये पूरा जो एरिया देख रहे हो ये समुद्रगुप्त ने एक्सपेंड किया। फिर उसके बाद उनके जो बेटे आए चंद्रगुप्त टू ने, उन्होंने इस एरिया को और आगे ले जाते हुए ये गुजरात वाले एरिया को भी कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये गुप्ता डायनेस्टी आ गई है। तो गुप्ता डायनेस्टी कनेक्ट कर पा रहे हो कहाँ से, कैसे आई? मगध, देन मौर्य, देन फॉरेन रूलर, देन आपका गुप्ता डायनेस्टी इंडिया में चल रही है।
ये गुप्ता डायनेस्टी वीक होएगी, फिर हर्षवर्धन आएगा, ठीक है। फिर हर्षवर्धन के बाद कनेक्ट करो वो ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल आएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है तो कनेक्ट कर ले जाओ आप लोग, ठीक है। ये गुप्ता आया, गुप्ता के बाद फिर हर्षवर्धन आएंगे, हर्षवर्धन के बाद आप कहीं देखोगे फिर वो ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल होगा। उसके बाद आप देखोगे सेंट्रल एशियन इन्वेजन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो आयरन पिलर है किसके टाइम का, चंद्रगुप्त टू के टाइम का है। इसमें चंद्रगुप्त टू के टाइम में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि जो चाइनीज पिलग्रिम थे फा हाइन, वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे। जैसे याद करो ह्यूनसांग किसके टाइम पे आए थे, हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। इसी तरह से फा हाइन किसके टाइम पे आ रहे हैं सर, ये चंद्रगुप्त टू के टाइम पर आ रहे हैं। क्लियर है सर। पृथ्वीराज जो वो प्रतिहाराज से ना, जब प्रतिहाराज मैंने बताया था ना ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में कौन जीतता है, प्रतिहाराज जीतते। प्रतिहाराज फिर फर्दर डिवाइड हो जाते, परमार अलग चौहान अलग, है ना। तो उसमें से जो चौहान थे, उन चौहान में से राजा थे पृथ्वीराज, उन चौहान के राजा थे पृथ्वीराज, ठीक है। ये प्रतिहाराज भी फर्दर आगे चलते चलते डिवाइड होते जाएंगे, तो उसमें जो चौहान वाला पार्ट रह गया था, चौहान सेक्शन के राजा थे पृथ्वीराज, जिनका रूल था अजमेर, ठीक है। हाँ जी सर, ये बात यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बेसिक सीक्वेंस बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, यस और नो। अब देखो लिमिटेड टाइम हमारे पास अवेलेबल है, उसमें जितना कंस्ट्रेंट करके समझाने की कोशिश कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है सर। यहाँ तक चीजें क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप, ठीक है। ये फॉरेन रूलर जरूर याद रखना सर, ठीक है। जैसे ह्यून सांग अभी बताया था हर्षवर्धन के टाइम पे, इसी तरह से फा हाइन किसके टाइम पे याद रखोगे आप, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे याद रखोगे, ठीक है। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। Which of the following was a contemporary of Alexander the Great? बिंबिसारा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, पुष्यमित्र, शुंगा। अलेक्जेंडर के कॉन्टेम्परेरी कौन थे? अलेक्जेंडर के कॉन्टेम्परेरी कौन थे? बिंबिसारा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, पुष्यमित्र, शुंगा। देखो अभी मैंने बताया ना मगध एम्पायर था, मगध में हर्यंका आए, देन शिशुनाग आए, देन नंदा डायनेस्टी आई। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्मा नंदा, देन धनानंदा। धनानंदा को बहुत वीक करा था अलेक्जेंडर के इन्वेजन ने, अलेक्जेंडर ने इंडिया में इन्वेड किया तो उसमें धनानंदा को वीक कर दिया था। इसके लिए जो कौटिल्य थे, आपके चाणक्य थे, उन्होंने वॉर्न भी किया था धनानंदा को, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी। तो धनानंदा को अलेक्जेंडर ने वीक किया और इसके एरिया में अपना एक गवर्नर छोड़ के चले गए, सेल्यूकस नेक्टर। और अलेक्जेंडर की वजह से धनानंदा वीक हुआ, उसका फायदा किसने उठाया, उसका फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और धनानंदा पे अटैक करके नंदा डायनेस्टी खत्म करी और मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट कर दी, ठीक है। अलेक्जेंडर ने 324 बीसी में इंडिया को छोड़ दिया था, ठीक है। और उसके बाद एक साल के अंदर अंदर चंद्रगुप्त ने जो एरिया वो अलेक्जेंडर यहाँ पर छोड़ के गया था, कुछ ग्रीक रूल सिटीज में अटैक करके अपना एरिया बना लिया, ठीक है। माना यह जाता है कि जो पूरी स्ट्रेटजी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, वो कौन बना रहे थे, कौटिल्य बना रहे थे। इनकी एक किताब भी है अर्थशास्त्र, ठीक है, ध्यान रखना अर्थशास्त्र, ये किताब किसकी है, कौटिल्य की। अर्थशास्त्र ऐसा नहीं सिर्फ इकोनॉमी की बात करती, ये पूरा स्टेट क्राफ्ट की किताब है कि पूरा एम्पायर कैसे रन किया जाए, इस पे बेस्ड है ये किताब, ठीक है। फिर ये मगध चले गए और इन्होंने धनानंदा को हराया, मौर्य एम्पायर स्टैब्लिश किया। फिर इधर साइड अगर आप देखोगे जो आज का बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला इलाका है, इसमें गवर्नर होते होते थे अलेक्जेंडर के, सेल्यूकस नेक्टर, ठीक है। उनके साथ ट्रीटी करी, उनकी बेटी से शादी करी,
उनकी बेटी से शादी करी तो उसके बदले में ये इलाका भी चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से जो अटैक हो सकता था सेल्यूकस नेक्टर के जरिए, उससे उनको फायदा मिला, तो ये एरिया भी एक तरीके से उनका ही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कि अलेक्जेंडर के टाइम पर किसका रूल चल रहा है। अलेक्जेंडर का कंटेम्पररी कौन है? आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और अलेक्जेंडर ने इंडिया कब छोड़ दिया था? आपका 324 बीसी में। क्लियर है? चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी मैंने आपको बताया, चंद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त टू आए, ठीक है, फिर आएंगे आपका कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त। तो इसमें सबसे पूछ रहा है कि लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कौन सा था। देखो, लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी की बात नहीं हो रही, ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। उसके बाद फिर जो रूलर आए गुप्ता डायनेस्टी के, वो इतने पावरफुल नहीं रहे, तो हिस्ट्री में उनका नाम है भी नहीं। हिस्ट्री सिर्फ उनको याद रखती है जो पावरफुल होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इतिहास में आप जितने भी राजाओं के नाम पढ़ोगे, वो उन्हीं को पढ़ोगे, या तो वो किसी महान राजा से हारेंगे या फिर वो खुद महान होंगे। ठीक है, चलो, करेक्ट आंसर इज स्कंदगुप्त। वही चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईडी वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। उन्होंने हुनास के इन्वेजन को, जो चाइनीज से हुनास, उसको रोका था, इसीलिए उनको विक्रमादित्य का भी टाइटल मिला था। एक भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहां पर उनके बारे में लिखा गया, भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन, तो ध्यान रखना वो किससे रिलेटेड है, वो स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे आपका। इसमें हिस्ट्री भी हमने डिस्कस करी, इसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी भी डिस्कस करी। ठीक है, तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आज कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ तक सर समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर है, तो एक फाइनल थम्स अप दे दीजिए कि अदरवाइज फिर हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, है ना। कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीख कर जा रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, फिर कल भी, मतलब कल तो संडे, फिर मंडे में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के इसी तरह से मिक्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, चलिए। देखो, यहाँ पर चीज़ें फास्ट रही हैं, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा था कि, मतलब मान के चल रहा हूँ, या ये कह लो एक लिमिटेड टाइम में, मैं 1 घंटे में पूरी हिस्ट्री तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता ना। तो हाँ, हैं तो हैं गुप्ता रूलर, तो इसलिए कोशिश की जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉर्ट में चीज़ें बताई जा सके, वो कोशिश रही है। ठीक है, बाकी ये रिवीजन क्लास है, तो ये रिवीजन क्लास में मान के रखा जाता है कि आप पढ़ के आए हो या रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, ये क्लास आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 5th क्लास था, ऑलरेडी 4 क्लास हो चुका है, वो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त वन, याद रखना। वैसे माना जाता, उनके बाप को भी कुछ लोग बोलते हैं हरिगुप्त, भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, बट जनरली एक्सेप्टेबल है चंद्रगुप्त वन। हरिगुप्त ने थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करा था, बट ओवरऑल जो मेन रूलर थे बाद में उनके बेटे चंद्रगुप्त वन थे। ठीक है, चंद्रगुप्त वन मेन आप ध्यान रखना, उनके जो बाप थे वो बस, चंद्रगुप्त वन के जो फादर थे वो कंसोलिडेट करके गए थे ना एम्पायर, लेकिन मेन जो रूलर कहते हैं वो चंद्रगुप्त वन को कहते हैं। आपका पहला डे था, ये 4 लेक्चर ऑलरेडी आपका अपलोडेड है ना, 4 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब में जाओगे वहां पर आपको मिल जाएंगे। गुप्ता डायने गुप्ता रूलर्स का स्पेशल क्या था? गुप्ता रूलर्स की स्पेशल बात थी उनका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, वो बहुत तेजी से एक्सपेंशन किए। उसके अलावा गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे ही लिटरेचर आपका डेवलप हुआ है ना, तो आप जितना भी ये सब देखते हो ना, आप हिंदू माइथोलॉजी की बुक्स वगैरह जो हैं,
लिटरेचर में काफ़ी डेवलपमेंट किया था गुप्ता पीरियड ने। कालिदास वगैरह इसी टाइम पर आपको देखने को मिलेंगे। तो लिटरेचर कह सकते हो, लिटरेचर एक बड़ा फैक्टर था गुप्ता डायनेस्टी का। हाँ जी सर। और कोई डाउट है? चलिए यहाँ तक क्लियर है तो थम्स अप, और वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देंगे। फिर इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। संडे को क्लास ऑफ रहेगा। वी विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम द मंडे। मंडे को टाइमिंग आपका रहेगा 9 AM, सॉरी 8 AM, ठीक है। मंडे को टाइमिंग रहेगा 8 AM। चलो सर ठीक है, फिर मिलते हैं। अगर टाइमिंग में कोई चेंज होगा आई विल इन्फॉर्म। इसका पीडीएफ मैं आपके ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। स्टिल अगर किसी को पीडीएफ ना मिले तो 9990 784 642 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है सर। अगर किसी को पीडीएफ नहीं मिलता है, ये नंबर स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर देना। इन केस अगर पीडीएफ ना मिले आई विल सेंड इट, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा पीडीएफ लेकिन दोपहर तक मांगना, अभी मैंने किसी को अपलोड नहीं किया ना, तो अभी दोपहर तक मैं अपलोड कर दूंगा। तब वो बताना नहीं मिले शाम तक तो। ठीक है सर, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।